जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। जिसका जो नाम सब स्वागत। तो जल्दी से लाइव आ जाओ ताकि क्लास को फिर से क्या करे, आगे बढ़ाया जा सके। और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आज सुबह की मेरी कोई भी क्लास नहीं हो पाई। तो जितने भी क्लासेस अभी फिलहाल ऑनलाइन में या एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे चल रहे हैं, सबसे पहले हम आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर क्लास को शुरू किया जाए गुड इवनिंग के साथ। तो जितने भी बच्चे फिलहाल लाइव हैं, थोड़ा सा लेट हो गया 4-5 मिनट, 5 मिनट नहीं लगभग, हाँ 5 मिनट लेट हो गया है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। टेक्निकल इशू छोटी छोटी आते रहते हैं तो वो होता रहता है। राधे 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 बच्चे, चलो जल्दी से आज लाइव आ जाओ तो उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। और जितने बच्चे फिलहाल लाइव हैं उतने बच्चों से निवेदन है कि कम से कम एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ पाएँ ताकि वो क्या करें, पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए बच्चे, मैं ठीक हूँ बच्चे, आप लोग बताओ कैसे हो। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, जितने भी अभी पिछले 2 लेक्चर हुए हैं, ये पार्ट कितना है, पार्ट 3 है। पिछले 2 लेक्चर जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा कोशिका का, उसको जाके देखिए। एक घंटे का होगा और एक लगभग 50 मिनट का या 50 मिनट से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। दोनों लेक्चर को देखिए, समय निकालिए और देखिए और अच्छे से उसको पढ़िए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे चल के बाकी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज कोशिका का ये लेक्चर नंबर कितना है, 3 है। और इसके पहले 2 लेक्चर चल चुके हैं। और फिलहाल आप लोग जिस चैनल पे हो उसे टारगेट बोर्ड कहते हैं, जो कि बताने की जरूरत नहीं है। बिना पैर छुए सादर प्रणाम। अरे भाई, मन से छू लो तब भी सादर प्रणाम, ठीक है ना। दूसरी बात, उड़ान बैच से जितने भी बच्चे अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, उन बच्चों से निवेदन है कि उड़ान बैच से जल्दी जुड़ जाएं, जिसमें उनको लाइव क्लास जैसे अभी फिलहाल मैं ले रहा हूं, आपके सामने उपस्थित हूं, वीडियो क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। दूसरा, पीडीएफ नोट्स चैप्टर जैसे ही खत्म होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव जैसे ही कराए जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव हो और चैप्टर के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो और आराम से पढ़ भी सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन पे एक कॉलम बना दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट का सेशन आपके लिए खुला होगा, आप उसमें डाउट भेज सकते हैं। और पैनल पीडीएफ तो आपको डेली का डेली जैसे अपडेट होता है, क्लास खत्म होती है, आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना। चलिए बच्चे, तो कम से कम क्लास को तो एक बार शेयर करिए ताकि पता चले कि कितने बच्चे अभी जुड़ पाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। और क्लास की टाइमिंग की बात की जाए बच्चे, तो क्लास की टाइमिंग कुछ इस तरीके से है, जो कि आपको पहले से पता है। और मेरी क्लास आप लोगों को कितने बजे मिल रही है, मेरी क्लास शाम को डेली 7 बजे चलती है। तो जितने बच्चों को 7 से 8 के समय में साइंस की क्लास करनी है, और वो भी बायो, एकदम बढ़िया से विजुलाइज करके, एकदम इमेजिनेशन बढ़िया अच्छा खासा और समझने की कोशिश करनी है, वो 7 बजे सीधे हाजिर हो जाया करे भैया यूट्यूब पे। और फिलहाल अभी यूट्यूब पे क्लासेस जब तक चल रही हैं, उसके बाद सीधे चली जाएंगी एप्लीकेशन। तो जितने भी बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द बैच में एनरोल कर जाए। और बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, बैच में एनरोल करने के लिए आपको जो फीस पेमेंट करनी है वो कितनी है, 599 रुपये, ठीक। इतना तो वैसे भी साल भर में आप लोग चाय पी जाओगे। और दूसरी चीज़, बैच परचेज करने में कोई दिक्कत हो रही है तो इन 2 नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आराम से आपको सहायता प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप हर चीज़ के लिए, पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, बच्चे जो एनरोल हैं बैच में। चलिए भाई हाँ, पढ़ लिए भाई अमन कुमार जी, एक दिन लगा पूरा पढ़ने में, पढ़ लिए आज, ठीक है ना। चलिए, और उस बुक की जो बात कर रहे हो आप, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। तो सीधे आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। हम लोगों ने क्या किया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जीवाणु को उदाहरण के तौर पर लिया था और उसको अच्छे से पढ़ लिया था। और आज जहां से हम लोग शुरू करेंगे, आज पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक पौधे की कोशिका भी हो सकती है और एक जंतु कोशिका भी हो सकती है। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। एक होगा पौधे की कोशिका और एक होगी जंतु की कोशिका। तो फिलहाल अभी हम यूकैरियोटिक कोशिका बना रहे हैं, जिसमें हम बनाएंगे किस कोशिका को, जंतु कोशिका को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं क्या, एनिमल सेल या जंतु कोशिका, ठीक है ना। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक नाम से लिखा जाए तो जंतु कोशिका, जंतु कोशिका।
और जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, जितने भी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं और जितने भी जंतु दिखाई दे रहे हैं, वो सभी कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होंगी? यूकैरियोटिक कोशिका होगी। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में आप लोगों को मैंने अंतर पूरी तरीके से बताया हुआ है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर आप लोगों को अच्छे से बताया गया है। तो अगर इसी को हम यूकैरियोटिक सेल बोलें तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के आगे हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। आप लोग अभी से थोड़ा इंग्लिश की आदत डालिए। और ऐसा नहीं है कि हम यूकैरियोटिक हिंदी में नहीं लिखे हैं, कभी कई बार लिखे हैं, आपको आना चाहिए अब चीजें पढ़ने, ठीक। अब यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की अगर बात की जाए तो उसको पहले से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका दिखती कैसी है, और फिर हम लोग एक एनिमल सेल बनाएंगे और फिर एक प्लांट सेल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक एनिमल सेल, जो कि होगा क्या? यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे मुड़ी हुई संरचनाएं बनाएंगे जिसको कहते हैं विलाई। फिर ऐसे कुछ संरचनाएं बनाएंगे जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है, जिसको कहेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन, ठीक, कुछ इस तरीके से, या कोशिका झिल्ली। अब बीच में इसके होगा क्या? केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। इसी के बीच में क्या होगा? केंद्रक, कुछ इस तरीके से। केंद्रक के अंदर पाई जाएगी क्या? केंद्रिका। सबसे पहले हम लोग नामकरण ही कर रहे हैं, अभी केवल हम लोग संरचना की बात कर रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं फिलहाल, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक। ये चित्र आप लोगों को आपके किताब में मिल जाएगा, तो उसको लेके आप लोग परेशान मत रहिएगा कि सर कहां से आ गया अचानक। इसके चारों तरफ कुछ संरचनाएं होंगी, इसके चारों तरफ कुछ संरचनाएं होंगी जिसको हम लोग कहेंगे क्या? अंतःप्रद्यवी जालिका। कुछ इस तरीके से कुछ संरचनाएं होंगी जिसे कहोगे अंतःप्रद्यवी जालिका, ठीक। और ये जाके यहां ऊपर ऐसे जुड़ जाएगी। यही संरचना केंद्रक के चारों तरफ इधर भी होगी, कुछ इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह संख्या समान ही हो, कहीं पर ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पर कम भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भाई। कहीं पर संख्या इसकी ज्यादा, कहीं पर इसकी संख्या कम। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये कोशिका आप लोग बताओ, पहले तो आपकी किताब में दिया है कि नहीं, बताओ तो फटाक से। और सबसे पहले कमेंट में ये बताओ तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? आप लोगों ने एक ही चीज रटा हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक तुम लोग बता देते हो फटाक से। तुम लोग ये बताओ तो जल्दी से कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, फटाक से बताओ तो, देखते हैं कौन जल्दी बताता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की? अब इसी में हम लोग बनाएंगे कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इसी में कहीं पर बनाएंगे हम लोग तारक काय, ठीक। इसी में कहीं पर बनाएंगे हम लोग लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैली कहोगे। इसी में कहीं पर बनाए होंगे हम लोग गाल्जी बॉडी, जिसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। सबके बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, ठीक। हाँ, रॉबर्ट हुक नहीं भाई, ल्यूवेनहॉक। जितने बच्चे लिख रहे हैं उन बच्चों का आंसर पूरी तरीके से सही है। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखना। 1674 में अंजलि कुमारी ने सन भी लिख दिया। अब ये बताओ, कोशिका में वह कौन सी संरचना होती है जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करती है? बताओ तो, कोशिका में वह कौन सी संरचना होती है जो प्रोटीन के निर्माण में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तब तक हम लोग इसमें बाकी संरचनाओं को बनाते हैं। तब तक हम लोग इसमें क्या करते हैं? बाकी संरचनाओं को बनाते हैं। ये रहा। तब तक हम लोग इसमें क्या करते हैं? बाकी संरचनाओं को बनाते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये किसका उदाहरण है? एनिमल सेल का। अगर इसी की तरह एक और कोशिका बनाए हम, अगर इसी की तरह एक और कोशिका बनाए, लो भाई, पर इसमें थोड़ा सा अंतर कर दें, किससे?
इसमें थोड़ा सा अंतर कर दें इससे, तो वो पौधे की कोशिका हो जाएगी। अब क्या अंतर करना है हम आपको ये बताते हैं, रुकिए। अब क्या अंतर करना है वो हम आपको बताते हैं। थोड़ा किनारे हो जा भैया। राइबोसोम पंकज जी ने लिखा, मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो और एकदम मन से पढ़ रहे हो, ठीक। चलो अब इसी के चारों तरफ एक आवरण अगर हम और बना दे यहां पे ऐसे, इसी के चारों तरफ एक आवरण और बना दे यहां पे, ठीक। इसी के चारों तरफ एक आवरण और बना दे, लो बन गया। दूसरी चीज, इसमें से इस संरचना को हटा दें। किसको? इस संरचना को हटा दें। लो भैया हट गया। तो अब जो ये संरचना बची ये हो गई पादप कोशिका, और ये संरचना जो हो गई वो हो गई जंतु कोशिका। कैसे? अब देखो, इसके ऊपर हम लिख देते हैं प्लांट सेल, इसको करते हैं यहां लिखते हैं प्लांट सेल या पादप कोशिका, प्लांट सेल या पादप कोशिका, ठीक। दूसरा, ये जो जंतु कोशिका हम लोगों ने यहां लिखा है इसको कर देते हैं नीचे, क्योंकि ये क्या है, ये भी क्या है, जंतु कोशिका है या एनिमल सेल है। और ये जो संरचना हम लोग बना रहे हैं ये दोनों कौन सी है? ये दोनों संरचना है किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका की। तो हम कर देते हैं अब एक हेडिंग यूकैरियोटिक सेल। क्या लिख दोगे यहां पर? यूकैरियोटिक सेल। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो फिर से लिख देते हैं इसको। क्या लिखोगे? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। तो अगर पूछे यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है तो हाँ भाई, बीच में दोनों में केंद्रक है। यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? अगर हम आपके सिलेबस के हिसाब से कहें तो दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में यही अंतर भी समझा देंगे अभी हम आपको। देखिए यहां बीच में जो ये ग्रीन कलर से हम लोगों ने बनाया है हरे रंग से, ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। तो केंद्रक पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में केंद्रक पाया जाता है। दूसरी बात, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है लाइसोसोम। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, जिसे कहते हैं आत्मघाती थैली। अब इसमें मान लो हम यहां पे था, इसको हम इधर बना देते हैं, इसको यहां बना देते हैं। आजा भैया, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल। तो ये हो गए यहां पे। तो इनमें लाइसोसोम भी पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में लाइसोसोम भी पाया जाता है। अभी एक एक संरचना को जैसे हम लोगों ने जीवाणुओं के बारे में बनाया था और फिर अलग अलग बना के अलग अलग संरचनाओं को पढ़ा था, वैसे इसको भी पढ़ना है। अब चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, दोनों में पाया जाता है। ये वाली संरचना को कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये पादप कोशिका में भी पाया जाएगा और जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, दोनों जगह पाया जाएगा। क्लियर? दूसरा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहां है, चलो भैया माइटोकॉन्ड्रिया जी थोड़ा सा आप ऊपर उठ जाइए। चलिए भाई माइटोकॉन्ड्रिया जी आइए, थोड़ा हाथ बटाइए, आप आइए ऊपर, यहां से निकलिए। सबसे पहले आप चलिए, के बाद आप, और इनको ले आते हैं हम लोग, इनको ले आते हैं पूरे को। एक मिनट, इस पूरे को, ताकि हम लोग क्या करें, यहां पे दोनों नाम को एक साथ लिख पाए। ठीक। अब इसकी बात की जाए तो ये है क्या, इस कलर से है, पीले रंग से, ये है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है। क्या है? गोल्जी बॉडी। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। दूसरी बात की जाए इसकी, तो इसको भी यहां कर लिया जाए। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, यहां भी है और यहां भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे में भी है और
जंतु में भी है। दोनों में अपना अपना तरल पदार्थ है, और दोनों में जो तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें जो तरल पदार्थ है यहाँ पे उसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव, या द्रव्य भी लिखा हो सकता है। तो यहां पर भी जो तरल पदार्थ होगा बच्चे, इसके अंदर इस कोशिका में भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। ठीक सर, हम भी आ गए। कहां थे भाई अभी तक? लेट होना तुम्हारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो लेट मत हुआ करो, ठीक है ना? चलो बताओ, लेट होना तुम्हारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। अब जब सब चीज एक ही जैसा दोनों में दिख रहा है, आप लोगों का कमेंट इतना तेजी से जा रहा है कि दिख नहीं रहा है, ठीक है ना? जब दोनों में सब में एक जैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना, तो अंतर कहां आ गया? अंतर आ गया एक इसमें, और अंतर आ गया एक इसके आवरण में। इसमें बाहर की तरफ कितने आवरण हैं? 2। तो इसका जो बाह्य आवरण होता है बच्चे, ये वाला, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हो? कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो हम लोग लिखेंगे कि पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या है भाई? जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली। पौधे की कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। यहां पे हम देखो कुछ ऐसा लगा दें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। चलो यहां हार्ट लगा दिया जाए। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। पर इसका यह मतलब नहीं कि इसमें कोशिका झिल्ली नहीं है, इसमें भी कोशिका झिल्ली है, पर वो उसका दूसरा आवरण है। ठीक, यहां हम लिख देते हैं भाई, परेशान ना होना। दूसरा आवरण इसमें जो है अंदर की तरफ, वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ऐसा मत कहना कि नहीं है सर ना, परेशान मत होना। कोशिका झिल्ली दोनों में है, कोशिका झिल्ली। दूसरा अंतर क्या है भाई? दूसरा अंतर है इस तारक काय का। पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। क्या है? तारक काय। अब तारक काय सुन के तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल मत याद कर लेना। तो एक अंतर हो गया किसका? तारक काय का। यहां हम स्टार बना देते हैं भाई, ताकि आपको ये याद रहे। तो अब अंतर समझ जाओगे? बताओ, अब अंतर समझ जाओगे? अगर पूछेगा पौधे और जंतुओं की कोशिका में क्या अंतर है, तो भैया पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। या इसी को हम किसी और तरीके से बोल सकते हैं कि पौधे की कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है और दूसरा आवरण कोशिका झिल्ली होता है, जबकि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है, इसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है। और एक अंदर क्या बताओगे कि पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। तो ये अंतर भी लिख लोगे। चलो बताओ, चित्र में अब अंतर समझ लिए? चित्र में क्या अंतर था, क्या समानता था, क्या विषमताएं थी, ये समझ लिए? बताओ। अब फिर एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किया जाए हम लोग। बताओ। अभी स्टार्ट हुआ सागर गुप्ता जी, और कह रहे हैं कि सर चैप्टर कैसे कब खत्म होगा? अंतर बता दो तो। अब क्लियर है? अगर आपको लगे कि हाँ अंतर हम लोग समझा लेंगे, अब किसके किसके बेस पर? तारक काय के बेस पर, कोशिका भित्ति के बेस पर, और सॉरी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के आधार पर। तो बताओ, रेड हार्ट सेंड करो ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग हाँ चित्र के आधार पर अभी समझा लोगे। अभी तो पढ़ना बाकी है पूरा। ठीक, चलिए, अब लग रहा है कि एकदम बढ़िया से तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, क्लियर है एकदम बढ़िया से? बताओ, क्लियर है? चलो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ऊर्जा का निर्माण एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। ये आपने केवल रट रखा होगा, पर इसको कैसे बनता है ये भी हम पढ़ा देंगे। ठीक, चलो अब आते हैं जंतु कोशिका से। सबसे पहले कहां पर? कोशिका झिल्ली से शुरू करेंगे।
ठीक, फिर कोशिका भित्ति पे शुरू कर, चलो कोशिका भित्ति से ही शुरू कर लो। अब जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर तो समझ लोगे। चलो यहां पर अब अंतर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये रही एक लाइन जो विभाजित कर रही है और ये रही दूसरी लाइन, तो समझने के लिए इतना बहुत है, ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। समझने के लिए इतना बहुत है। एक तरफ हम लोग लिखते हैं पादप कोशिका और एक तरफ लिखते हैं जंतु कोशिका। ये हो गया प्लांट सेल, प्लांट सेल, एकदम आराम से पढ़ो, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। पादप कोशिका, ठीक। दूसरी तरफ क्या लिखोगे, दूसरी तरफ लिख लो एनिमल सेल, एनिमल सेल, या इसे लिख लो क्या, जंतु कोशिका, इसको लिख लो जंतु कोशिका, ठीक। इतना तो लिख ही लोगे भाई। अब आते हैं अंतर पे भाई साहब। पहला अंतर हम लोग लिखेंगे किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। तो पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो क्या लिखोगे, पौधों में, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक। दूसरा क्या लिखोगे भाई साहब इसमें, उससे पहले इसमें पहला लिख लेते हैं। इसमें लिखोगे जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, ठीक। समझ में आ रहा है। सर कभी कभी क्लास नहीं होती क्यों, पता नहीं बच्चे, मेरी क्लास तो होती, आपको ना समझ में आती तो कैसे मैं बोलती। दूसरा, पौधों में कोशिका भित्ति, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं है। दूसरा, जंतुओं में तारक काय पाया जाता है, पादप में तारक काय नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, पौधों में, पौधों में तारक काय नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या लिखोगे, इनमें तारक काय पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक। हाँ छोटा बड़ा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज, ये था पौधे की कोशिका, और मेन चीज अभी तुम लोग नहीं बोल रहे हो, पौधों की कोशिका में क्या पाया जाएगा, पौधों की कोशिका में पाया जाएगा हरित लवक। क्या पाया जाएगा, हरित लवक। क्या पाया जाएगा, हरित लवक। इसमें क्या पाया जाएगा, हरित लवक। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें हरित लवक पाया जाता है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें हरित लवक, हरित लवक पाया जाता है, पाया जाता है। और भाई साहब जंतु कोशिका में तो हरित लवक नहीं होता है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें हरित लवक, हरित लवक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब पादप कोशिका हरित लवक है तो प्रकाश संश्लेषण में भोजन खुद बनाएगा, तो पादप कोशिका कैसी हो गई, तो यह पोषी होती है। तो इसमें चौथा लिख सकते हो, यह
कोशिका स्वपोषी होती है, स्वपोषी होती है, स्वपोषी होती है। ठीक, और इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिख लो चौथा, यह कोशिका, अब इसमें हरित लवक नहीं है तो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हुआ तो क्या हो गया? परपोषी। यह कोशिका, यह कोशिका परपोषी होती है, परपोषी होती है। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो तो बता दो तो एक बार फटाक से। इसके अलावा आप कुछ ना लिखो, इसके अलावा अगर और कुछ भी लिखोगे तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। उससे अच्छा जब हम लोग पढ़ते चलेंगे और फिर समझते चलेंगे। बताओ, क्लियर है? हाँ बिल्कुल बता देंगे। ऋषभ कुमार जी बताओ, यहां तक क्लियर है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका से यहां तक क्लियर है? बताओ तो। बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज क्लियर है ना, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या नहीं पाया जाता? बताओ तो फटाक से। अगर क्लियर हो तो देखो, जब भी हम पूछें कि क्लियर है तो सीधे सीधे रेड हार्ट सेंड किया करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ सब चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। बताओ, क्लियर हो गया है? मतलब एकदम तैयार हो? अभी केवल यूकैरियोटिक कोशिका कह रहे हो, और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें केंद्रक पाया जाता है। आगे लिखोगे इनमें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो इनमें केंद्रक पाया जाता है। यहां लिख लो अगर दिक्कत हो रही है तो। पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक यहां बनाए हो, और केंद्रक के आधार पर ही हम लोग किसी भी कोशिका को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो है यूकैरियोटिक, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता वो है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के उदाहरण दो कोशिकाएं, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। हमारी कोशिका, जो हम लोग भी तो जंतु हैं, ये वाली है, और आप कोई भी पौधा देख रहे हैं उसकी कोशिका ये वाली है। हमारी कोशिका में ये सब संरचनाएं पाई जाएंगी और जंतु कोशिका में ये सब संरचनाएं पाई जाएंगी। बताओ, सब क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना? इसके बाद आगे बढ़ा जाए। नहीं नहीं, एक एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ाएंगे। पहले हम बायो पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आनंद सर आ जाएंगे, वो अपना फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा लेंगे, फिर केमिस्ट्री वाले सर आ जाएंगे। ऐसा आप लोगों का आराम से चैप्टर तैयार भी होता जाएगा, और साइंस का जो सेक्शन पूरा है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आराम से आप लोग पढ़ते भी जाइएगा, और एग्जाम की भी तैयारी होती जाएगी आप लोगों की अच्छे से। ठीक, चलिए आशीष कुमार जी, अब इसमें से एक एक संरचनाओं को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग केंद्रक को ही लेते हैं, क्योंकि केंद्रक दोनों में है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसके बारे में? केंद्रक के बारे में, क्योंकि केंद्रक दोनों में है। चलो भैया आप ऊपर चलो। तो हम लोग आते हैं केंद्रक। सबसे पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग केंद्रक, जिसको कहते हो इंग्लिश में न्यूक्लियस, या इसी को क्या कहते हो? केंद्रक। अब भैया केंद्रक तो पौधों और जंतुओं की कोशिका दोनों में थी, और केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य लक्षण है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसको? केंद्रक को। अब केंद्रक की अगर हम लोग संरचना बनाएं तो बीच में क्या बनाए हो? हरे रंग का बनाए हो, ये वाला, यही वाला हिस्सा क्या है? केंद्रक का। और हरे रंग से बनाए हो तो चलो हम भी हरे रंग से ही बना देते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से क्या हो, लगे भी। ओहो ओहो भाई, आप लोगों को आसानी से लगे भी कि हाँ उसी कलर में है, तो उसी को बना दिया गया। हेडिंग कलर का चेंज कर देते हैं। अब मान लो केंद्रक बनाते, तो केंद्रक को बनाओगे कुछ इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि हम इसमें 4 टुकड़े बना रहे हैं तो आप लोग भी 4 टुकड़े में ही बनाइए, चाहे जितने टुकड़े में बना सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो केंद्रक में जगह जगह छिद्र है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और केंद्रक में थे 2 आवरण। ठीक, तो एक है ये बाहर की तरफ, जिसे कहते हैं बाह्य आवरण। क्या कहेंगे? बाह्य आवरण। तो केंद्रक में कुल कितने आवरण पाए जाते हैं? 2, एक बाह्य आवरण और एक है अंतः आवरण। अंतः आवरण, और दोनों को मिला के एक नाम देना होगा तो लिख लेंगे
केंद्रक आवरण, क्या नाम हो जाएगा? केंद्रक आवरण। तो केंद्रक में कितने आवरण? दो, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, और दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? बाह्य आवरण। सर आपको नहीं लगता हमारी पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई है? नहीं भाई, नहीं लगता है। इसमें जो छिद्र होता है उस छिद्र को कहते हैं केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। देखो इतना अच्छे से सफाई से फिगर बनाओ कि एग्जामिनर मोहित हो जाए देखकर। तो केंद्रक में जो छिद्र पाया जाता है उसे क्या कहते हो? केंद्रक छिद्र। दूसरी बात, केंद्रक में पाया जाता है तरल पदार्थ। तो केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कहते हो केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हो? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहोगे? केंद्रक द्रव्य। कोई दिक्कत नहीं। केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जाती है ऐसे गोलाकार। इस गोलाकार संरचना को हम लोग कहते हैं केंद्रिका। इस गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। पूरा क्या है? केंद्रक, और उसके अंदर जो संरचना है उसे क्या कह रहे हो? केंद्रिका। और इसके अंदर एक धागे नुमा संरचना है ऐसे, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हो? क्रोमैटिन। इसको इस साइड ना लिखा जाए। इसके अंदर एक धागे नुमा संरचना है जिसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर इतनी संरचनाएं। केंद्रक में कितने आवरण? दो आवरण, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। दोनों को मिला के क्या कहोगे? केंद्रक आवरण। केंद्रक में एक छिद्र है जिसे कहोगे क्या? केंद्रक छिद्र। केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ है उसे क्या कहोगे? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रिका। ये जो गोलाकार संरचना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका। और उसमें धागे नुमा कुछ संरचनाएं हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन को ही कहते हो क्रोमोसोम का समूह, गुणसूत्र उसी से बने होते हैं। ठीक, चलो अब केंद्रक के बारे में थोड़ी सी जो सबसे जरूरी जानकारियां हैं उसको लिखो। जैसे केंद्रक की खोज किसने की? सबसे पहले तो यही हम लोगों को लिखना। तो केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने की थी भाई साहब? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? तो इसको तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। 1831 में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब किया था? 1831 में। केंद्रक में कितने आवरण? दो आवरण, एक बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण। केंद्रक में पाए जाने वाला तरल पदार्थ केंद्रक छिद्र। केंद्रक के अंदर गोलाकार संरचना केंद्रिका। में धागे नुमा संरचनाएं जो आपस में उलझी हुई हैं क्रोमैटिन। क्लियर? और दूसरी चीज, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है किसको? केंद्रक को। एक चीज याद रखना, इसे मतलब केंद्रक को सीधे लिख लो। केंद्रक को यहां लिख लो। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। नियंत्रण कक्ष कहते हैं। नियंत्रण कक्ष कहते हैं। क्यों भैया इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हो? क्योंकि इसके अंदर है गुणसूत्र, गुणसूत्र में है डीएनए, और डीएनए ही निर्धारित करता है कि कौन से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम। तो केंद्रक के बारे में क्या क्या जानकारियां आपको पहले तो पता चली कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हो। इसमें दो आवरण पाए जाते हैं जिसे केंद्र बाह्य आवरण तथा अंतः आवरण कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को
केंद्रक द्रव्य कहते हो जिसमें एक गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया हो तो बताओ, फिर हम क्या लिखना है ये आपको समझाएं। बताओ तो, अगर क्लियर हो गया हो तो बताओ, फिर हम बताएं कि इसमें लिखना क्या है। कंट्रोल रूम, स्पेस रहेगा एमडी रफीक जी दोनों के बीच में, ठीक है ना? एमडी रफीक जी दोनों के बीच में स्पेस रहेगा। चलिए थोड़ा सा कमेंट इसमें भी देख लें, क्योंकि इस बच्चों की संख्या इसमें दिखा रही है, उस पर केवल ओबीएस चल रहा है, ठीक है ना? चलिए 450 बच्चे हैं, एक बार जोर लगा के देखो कितना और 500 हो पाता है कि नहीं तुम लोगों से। यस सर। चलो भाई, अब केंद्रक के बारे में लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना? अब केंद्रक के बारे में लिखते हैं क्योंकि वो जरूरी भी है, पढ़ना भी तो जरूरी है। केंद्रक तो कहोगे क्या? केंद्रक हो गया हेडिंग में, लिखोगे क्या? इसे कोशिका का, क्या लिखोगे? इसे, यहां से लिखते हैं, इसे कोशिका का, इसे कोशिका का, कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। कक्ष भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। दूसरा, इसे में क्या लिखोगे? इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। 1831 में किया था। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, ठीक? हाँ, इसमें इसमें अंतः तथा बाह्य आवरण पाया जाता है, तथा बाह्य आवरण पाया जाता है। आवरण पाया जाता है, ठीक? जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जो आपस में मिलकर, जो आपस में मिलकर केंद्रक आवरण बनाते हैं। केंद्रक आवरण का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, ठीक? इतनी बात हो गई केंद्रक के बारे में। दूसरा, केंद्रक में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र, ठीक है ना? क्या लिखोगे? केंद्रक में, केंद्रक में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले छिद्र को, छिद्र को केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं, ठीक? दूसरा, इसमें पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य। रॉबर्ट हुक दिया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, गदहादास केंद्रक की खोज नहीं की थी, ठीक है ना? आगे फिर क्या लिखोगे? इसमें पाए जाने वाले तरल पदार्थ को, इसमें क्या लिखोगे? इसमें पाए जाने वाले, पाए
जाने वाले तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य या द्रव्य लिख सकते हो, कहते हैं। ठीक, जिसमें एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसमें एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हो? केंद्रिका कहते हो। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे क्या कहते हो? केंद्रिका कहते हो। क्लियर है? चलो, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, और कुछ पूछना हो तो बताओ। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी का एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है ना? चलो ठीक है कुणाल पटेल जी, आगे केंद्रिका कहते हैं। और इसी में क्या लिखोगे? केंद्रिका की खोज, केंद्रक की नहीं, केंद्रिका की। केंद्रक की खोज तो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्रिका की खोज फांटाना, सोचो नाम देखो कितना भयानक है, नामक वैज्ञानिक ने किया था। नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, और इसमें जो धागे नुमा संरचना है उसे क्या कहते हैं? इसमें जो धागे नुमा संरचना है उसे क्रोमैटिन कहते हैं, जबकि इसमें पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना क्रोमैटिन कहलाती है। क्रोमैटिन कहलाती है। इतनी बात हमको याद रखना है। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। बताओ, इतनी बात याद रखनी है हम लोगों को केंद्रक के बारे में। याद हो जाएगा कितने बच्चों को? हम कुछ क्वेश्चन पूछें आप लोगों से, बताओगे? बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताओगे? बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछे तो बताओगे आप लोग? बता सकते हो तो बताओ, पूछें हम। हमको दिक्कत नहीं है पूछने में, आप बताना चाहते हो नहीं, बताओ बताओ भाई, आप बताना चाहते हो नहीं? चलो बताओ, पूछिए। चलिए, सबसे पहला, कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी? पौधों की कोशिका में कि जंतु कोशिका में? बताओ तो। सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पौधों की कोशिका में कि जंतु कोशिका में? जी सर, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पौधे की कोशिका में कि जंतु कोशिका में? बताओ। केंद्रक कला, वही केंद्रक आवरण को ही कहते हैं। चलिए, प्लांट सेल आंसर आने लगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन पूछें? केंद्रिका की खोज किसने की थी? चलो बताओ तो, केंद्रिका की खोज किसने की थी?
केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रिका, केंद्रिका की खोज किसने की थी बताओ तो। अच्छा, एक चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो और थोड़ा सा हम बता देते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करिए, नोट करके यहां लिख लीजिए। केंद्रक को क्या कहते हो? न्यूक्लियस। ठीक, जबकि केंद्रिका, इस कलर से लिख लेते हैं, यहां हम कर देते हैं केंद्रिका। अगर नाम में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको कहते हो न्यूक्लियोलस। दोनों की इंग्लिश अलग है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। ठीक, फांटाना, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, हमने केंद्रिका पूछा है आप लोगों से। ठीक है ना बच्चे? चलो, क्लियर? आप बताओ और क्या क्वेश्चन पूछें। केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? चलो, सबकी इंग्लिश हम लिख देते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, सबकी इंग्लिश भी लिख देते हैं, यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा। कहाँ गया भाई वो स्लाइड? यहाँ पर लिख देते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो सबकी इंग्लिश लिख देते हैं। केंद्रिका को क्या कहते हो? न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS। केंद्रक छिद्र को क्या कहते हो? न्यूक्लियोपोर, NUCLEOPORE। ठीक, केंद्रक आवरण को क्या कहते हो? न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, MEMBRANE। ठीक, केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हो? तो केंद्रक द्रव्य को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, क्रोमैटिन को तो क्रोमैटिन ही लिखते हो, क्रोमैटिन, CHROMATIN, इसको क्या कहते हो? क्रोमैटिन। उसको तो हम लोग वही कहते थे। ठीक है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा और कोई नाम बचा भाई? और कोई नाम तो नहीं बचा, आराम से लिख लिए सबको। इंग्लिश में भी अगर कोई दिक्कत हो तो बाह्य आवरण को आउटर मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हाँ बताओ। केंद्रक द्रव्य, हाँ इंग्लिश में पूछ लेगा तो उसे क्या लिख दोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो सबसे पहले तो बताओ आप लोगों को क्लास कैसी लगी। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्लास कैसी लगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। दोनों की संरचना बनाई, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये पढ़ा, दोनों में क्या अंतर है ये पढ़ा। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पौधों में हरित लवक पाया जाता है कोशिका में, जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। तारक काय जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं होता है। दूसरा, ये दोनों उदाहरण है किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के। क्यों? क्योंकि दोनों में पाए जाते हैं क्या? केंद्रक। फिर केंद्रक की संरचना, दोनों में अंतर पढ़ा। फिर केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ा, जिसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, जिसे कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। इसमें दो आवरण होते हैं केंद्रक में, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। इसमें जो तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य, जो छिद्र होता है उसे केंद्रक छिद्र, इसमें जो गोलाकार संरचना है केंद्रिका, और इसमें जो धागेनुमा संरचना है वो क्रोमैटिन। और फिर वही चीज इसके अंदर हम लोगों ने लिखा अच्छे से। ठीक, चलिए भाई, क्लास कैसी लगी आप लोगों को? सबसे पहले तो ये बताइए तो। बताओ, 1 मिनट। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट मेरी तरफ से। ठीक है ना, कल मिलते हैं इसी क्लास में, बाय। ख्याल रखना अपना और ढेर सारा अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक, और कुछ मत करना। चलो बाय।